हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और बच्चों, अब तो सिलेबस वगैरह खत्म हो रहा है सबका ही, तो थोड़ा तो अब रिलैक्स लगना शुरू हुआ होगा पहले से। जैसे दिसंबर में तो बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट थे आप लोग। हाँ, मैं कह रहा था कि अब थोड़ा तो रिलैक्स लगना शुरू हो गया होगा, जैसे सिलेबस अब खत्म हो गया। जैसे दिसंबर में बहुत हेक्टिक हो गया था ना आप लोगों का रूटीन। हाँ जी बच्चों, कहाँ थे हम इसमें? डॉपलर। हाँ बच्चों बताओ। फोर्थ का आंसर चेंज कर लेना। 15th क्वेश्चन, बी पार्ट। तो आपको कहा है कि एक ट्रेन है, वो हिल को अप्रोच कर रही है 40, इनिशियल डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर, विंड भी चल रही है 40 से, साउंड की स्पीड दे दी। डिस्टेंस फ्रॉम द हिल एट विच इको फ्रॉम द हिल इज हर्ड बाय द ड्राइवर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो तो सीधा निकल गई होगी है ना, वो रिफ्लेक्शन वाले मेथड से, या उसमें ही कोई गलती आ रही है? तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें, देखो जो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि विसल को हिल तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। हिल तक पहुंचने में कितना लगेगा बच्चों? 1/1240, इतने आवर्स लगेंगे। ये समझ आया मैंने कैसे लिखा? डिस्टेंस था ना 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये 1240 क्यों बना? मतलब देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दी हुई है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ एयर भी ऐड होएगी जो 40 है, तो इसलिए 1240 बन गया। क्या ये समझ आया बच्चों? फिर अब, तो अब इतनी देर में ट्रेन थोड़ा आगे पहुंच गई, और अब हिल से जो स्पीड साउंड रिफ्लेक्ट होएगी,
तो ये डिस्टेंस निकाल ही लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ट्रेन की स्पीड इनटू टाइम, तो 40/1240 हो गया। अब जो नई सिचुएशन है, हिल से जो साउंड आ रही है वो 1200 से आ रही है, ट्रेन खुद 40 से ट्रैवल कर रही है, और एक विंड तो ब्लो कर ही रही है। अब बच्चों बताओ, विसल और ट्रेन को मिलने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस कितना है? 1 - 40/1240। और अब इससे टाइम कितना लगेगा? स्पीड कितनी है बच्चों? तो बच्चों देखो, पहले तो हमें ये निकालना है कि साउंड की स्पीड कितनी है एयर के अंदर। तो आप ये समझ रहे हो, साउंड की स्पीड इन एयर इज 1200 - 40, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, प्लस ट्रेन की स्पीड आ गई, क्योंकि तब तो ट्रेन की भी मोशन है। तो हमें डिनोमिनेटर में रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी थी ना। किसकी रिलेटिव वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या बन गई? 1200 - 40, क्योंकि वो ऑपोजिट है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या थी? 40। बच्चों ये समझ आया एक्सप्रेशन कैसे बना? तो अब ये कितना हो गया? तो ये बन गया 1200/1240 इंटू, तो ये भी टाइम जो है वो 1/1240 ही बन गया। तो जो डिस्टेंस बचा बच्चों, कितना बचा? 1 था पहले, 40/1240 पहले कम हो गया था जब साउंड पहुंच रही थी हिल तक, और इतना ही फिर कम हो गया जब रिफ्लेक्ट होके वापस पहुंच रही है वो ट्रेन तक। तो ये कितना बन गया? तो ये 29/31 बन गया बच्चों। समझ आ गया? बोलो भाई, समझ आ गया बच्चों? हाँ बच्चों, इन क्वेश्चंस में ना कई बार थोड़ी सी एम्बिग्विटी ये रहती है, जैसे मैं बी पार्ट जो पढ़ रहा हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम द हिल एट विच इको फ्रॉम द हिल इज ऑब्जर्व्ड बाय द ड्राइवर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे ना दो टाइप की फ्रीक्वेंसीज हैं। एक तो वो फ्रीक्वेंसी जो हिल से रिफ्लेक्ट हुई है, और एक वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है ना। तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वर को जो सुनाई दे रही है वो अलग है।
तो वो बड़ा क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए क्वेश्चन में कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। जैसे इसमें मेरे को पढ़ के जो लग रहा है, क्योंकि मतलब ड्राइवर की बात वो कर ही रहे हैं, तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग वही वाला ही आना चाहिए कि जो ड्राइवर को फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, जो हम रिफ्लेक्शन से निकालते हैं। हाँ ठीक है, आगे बचो। हाँ मतलब 15th में एक उससे भी हिंट मिल रहा है कि हर्ड लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी हर्ड है ना, तो जो वो तो जो सुनाई देगी उसी की बात ही हो रही होगी फिर। 14th क्वेश्चन, x इक्वल टू 0 पे बता दिया कि e की पावर -t² है, वेव स्पीड v है। आपको ये भी बता दिया कि वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या करना होगा बस, यू विल रिप्लेस t विद मतलब नॉर्मली हम ऐसे रिप्लेस कर देते हैं। अब एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं कि इसके हिसाब से कौन सी ऑप्शन सबसे सही बन रही है। तो मतलब उन्होंने, आप देख सकते हो कि जो लिखा हुआ है वो थोड़े से डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें बच्चों, कौन सी ऑप्शन फिर भी पॉसिबल हो सकती है? मतलब बी और डी बचती हैं, है ना। तो मतलब बी को अगर आप एलसीएम लेके लिख दो, तो ए ई की पावर -1/v² इंटू वी टी -x का होल स्क्वायर बन रहा है। राइट, तो आप देखो तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है कि इसमें अगर x को 0 डालो तो वही वही फॉर्म बन रही है जो गिवन है, और ये इसको भी सेटिस्फाई कर रही है कि जो आपकी वेव स्पीड है वो v होनी चाहिए। तो बी आंसर बन जाएगा। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ यही आना चाहिए था x-vt, अगर इसके बाहर कोई कांस्टेंट भी आता तो भी कोई फर्क ना पड़ता, है ना, जो कि हमने ऑप्शन से चेक कर लिया। अंडरस्टूड। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में आपको कहा है सिचुएशन समझो, सोर्स ऑफ साउंड जो है वो आपका ऑब्जर्वर और वॉल के बीच में है। इट मूव्स टुवर्ड्स द वॉल विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो velocity of sound is 332, then the number of beats per second heard by the observer। तो इसमें बीट्स कैसे होंगी, देखो ऑब्जर्वर के पास एक तो एस से डायरेक्टली आ रही होगी,
वो आप निकालोगे। राइट, और जैसे मैंने आपको बोला था कि वॉल को मिरर मान लो, तो अब एक आपका एस इधर आ गया। तो अब बस फर्क ये है, हम जो नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं कि अपना जो ऑब्जर्वर है वो अलग हो गया। तो आपने ओ के लिए निकालना है, ओ के लिए दो ऑब्जर्वर्स लिसनर्स, ये सोर्सेज हो गए 1 और 2। एक उसकी तरफ जा रहा है, एक उससे अवे जा रहा है। उन दोनों की फ्रीक्वेंसीज निकाल के उनकी बीट्स निकाल दो। राइट, 16th question. Train approaching a railway crossing at a speed of 72 kilometers per hour. Sound a whistle when it is 1 kilometer away from the crossing. A road intersects the crossing perpendicularly. What is the frequency heard by a person standing on the road at a distance of 1732? Okay. तो देखो बच्चों, ये ऐसे है कि ट्रेन आपकी ऐसे जा रही है और ये रोड इस तरह से। तो ट्रेन का डिस्टेंस दिया हुआ है और जो भी आपका ये, तो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है जिसका डिस्टेंस ये 1732 है। तो उसको आपने निकालना है क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है। तो ये 2D का हो गया क्वेश्चन। ये 1732 आप समझ गए होंगे कि वो √3 का कॉम्पोनेंट है। Seventh question, vehicle with a fawn of frequency n is moving with velocity 30 in a direction perpendicular to the straight line joining the observer in the vehicle. तो मान लो ये लाइन हो गई जो ज्वाइन कर रही है ऑब्जर्वर और व्हीकल को। अब हमें कहा है कि व्हीकल जो मूव कर रहा है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर कर रहा है हमेशा। तो मतलब बेसिकली आपको क्या कहा है कि वो सर्कल में मूव कर रहा है इनडायरेक्टली। तो जब वो सर्कल में है तो उसकी वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट ही नहीं है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सोर्स एंड लिसनर। तो इसलिए उसको वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो हेंस n1 is 0। और कोई बच्चों 3A में? हम्म, 13th भी बिल्कुल 14th की तरह ही करना है।
ये मतलब जैसे h का 11th है, जो इंटेंसिटी रेशियो होती है मैक्सिमा मिनिमा, वो वही है a1 प्लस a2 a1 माइनस a2 के हिसाब से, या रूट i1 प्लस रूट i2 होल स्क्वायर रूट i1 माइनस रूट i2 होल स्क्वायर। अब जो 3D muzzle is relative to gun। कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है मेरी साउंड में? एक मिनट, लेट मी चेक। अब बच्चों, अब कुछ बेटर हुई क्या सेम है? अब बच्चों तो उल्टा हो गया, मैंने अब उतार दिए अपने वो एयरपॉड्स। चलो सही है। ओके, मुझे सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। Wave pulse traveling on two-piece string gets partially reflected and partially transmitted at the junction. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The reflected एक टू पीस स्ट्रिंग है, राइट? तो मैंने वैसे ही इसके दो पार्ट्स दिखा दिए, एंड लेट से हम वेव ऐसे जा रही है लेफ्ट से राइट। आपको ये बता दिया कि जो रिफ्लेक्टेड है वो इन्वर्टेड इन शेप है कंपेयर्ड टू इंसिडेंट। मतलब अगर आपकी इंसिडेंट ऐसे है तो रिफ्लेक्टेड ऐसे है। इससे बच्चों आपको क्या क्लियर हो गया? ऐसा कब होता है? जब हार्ड बाउंड्री हो, है ना? हार्ड बाउंड्री का क्या मतलब होता है? हार्ड बाउंड्री का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मैंने समझाया था आपको, डेंसर मीडियम, है ना, जहां पे स्पीड कम हो जाती है। सो वी नो कि जो टू है वो बच्चों डेंसर मीडियम है। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? हमें ये भी पता है कि रिफ्लेक्शन में मतलब रिफ्लेक्शन हो या कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज नहीं होती। तो अब वी नो कि जो V2 है इट इज लेस देन V1, राइट? विच मीन्स वहां पे लैम्डा डैश F2 इज लेस देन लैम्डा F1। अब फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, तो क्या आ गया कि लैम्डा डैश इज लेस देन लैम्डा। अंडरस्टूड बच्चों? है ना? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो तीन कंसेप्ट्स को मिक्स कर देते हैं।
आ गया। बचा सिक्स्थ क्वेश्चन कि सी ऑप्शन कैसे चेक की या कैसे की। या किसी ने? ये बच्चा लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, ये जो रूट में लिखा हुआ है, इसकी क्या जरूरत पड़ रही है? जो ये लिखा हुआ है बच्चों 22 रूट, पता नहीं क्या लिखा है, 2√2 है। अच्छा तो एक किसी से नहीं हुआ बच्चों सी ऑप्शन? ठीक है कोई बात नहीं, विल जस्ट कम टू इट। और बताओ बच्चों। मल्टीपल, ये तो आसान ही है। मल्टीपल वन का सी ऑप्शन, दोज डिस्क्राइबिंग वेव मोशन और कॉस स्क्वायर के एक्स प्लस ओमेगा टी को भी आप मतलब वही कॉस 2 थीटा की फॉर्म में लिख दोगे तो वो भी बन जाएगा, है ना? ट्रांसवर्स नहीं मैं समझा, क्या ट्रांसवर्स का क्या काम है? मतलब वो तो उन्होंने दिया ही हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट y है और y का ही x के साथ एक्सप्रेशन पूछा है ना। ओके, कॉम्प्रिहेंशन 3, मुझे ये 8th का आंसर बी है। ओके तो आपको एक सिचुएशन दे दी है, देखो बच्चों, अगर जबरदस्ती क्वेश्चन को फिर से कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है, अगर आप सोचो तो ये जो ग्राफ है ना, उस ग्राफ से सिर्फ आपको ये पता चल रहा है या ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो आपका विसल है उसमें कितनी फ्रीक्वेंसीज है, उसमें 800 से लेके 1120 तक की
फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देती है, ठीक है। एंड चलो हमने इंटेंसिटी के बारे में इतना समझा था कि भाई हाँ जी वो लाउडनेस होती है, तो इससे आपको ये भी समझ आ रहा है कि हाँ जी चलो हर फ्रीक्वेंसी की इक्वल लाउडनेस है, जिसका एनीवेज कोई क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी ऑफ वेसल एज ऑब्जर्व बाय पैसेंजर्स इन ट्रेन ए इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। तो आपको तो सिंपली ये बताना है डॉपलर लगा के कि जो ए को फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है उस वो क्या रेंज है, ठीक है। मतलब आप लिमिट्स ले लो कि जो ओरिजिनल 800 थी वो ए को क्या सुनाई देती है बच्चों, ए को ए ही तो हॉर्न प्रोड्यूस कर रहा है और ए ही लिसन कर रहा है ना, तो वो तो जो सोर्स की है वही लिसनर की हो गई, करेक्ट। समझ आया बच्चों, ए ही सोर्स है और ए ही लिसनर हो गया ना, तो फिर तो उसको सेम ही सुनाई देगी। तो 800 वाली 800 ही सुनाई देगी, 1120 वाली 1120 सुनाई देगी। रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट कहां से हो रही है, नहीं नहीं बी तो बी से क्यों रिफ्लेक्ट होएगी, मतलब आप ये सोचो ये आपकी ट्रेन ए है, उसी के आगे ट्रेन बी है, मतलब रिफ्लेक्ट होने के लिए तो कोई बड़ा ऑब्स्टेकल चाहिए ना, जैसे कोई हिल या कुछ, इतने छोटे से उससे तो कोई चांस ही नहीं है रिफ्लेक्ट होने का। तो इन अदर वर्ड्स बच्चों ए के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, कौन सा आंसर बन जाएगा 9th में, ए ऑप्शन ही बन गई। एंड अब उन्होंने पूछा है 10th के लिए स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसका क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। तो बस अब आप ए सोर्स और बी लिसनर मान के डॉपलर लगा दोगे तो आप निकाल लोगे कि 800 के करस्पॉन्डिंग क्या सुनाई थी फ्रीक्वेंसी, 1120 के करस्पॉन्डिंग क्या सुनाई थी फ्रीक्वेंसी, और उसका डिफरेंस ले लोगे। अंडरस्टूड बच्चों, देखो बच्चों फिर से, अब ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर आईआईटी का है, आप देखो उन्होंने सिंपल डॉपलर पूछा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को ऐसे बना दिया ग्राफ बना के और ये सब कि किसी को लगे कि यार पता नहीं क्या पूछा है। एट्थ में क्या करना है, रिलेटिव लगेगा, साउंड की स्पीड एयर में 340 है, तो अगर ए के लिए निकालनी है तो कैसे होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो ये ऐसा हो रहा है ना कि जो ए है, मतलब जो ए का लिसनर है वो इधर को जा रहा है और साउंड पीछे को आ रही है उसकी तरफ 340 से, ठीक है ना, और ए की कितनी है 20, और यही जब हम बी के लिए निकालते हैं तो बी वाला जो है वो खुद आगे जा रहा है 30 से, और उस तक जो साउंड है वो एयर में 340 से आ रही है, तो उसका रिलेटिव क्या हुआ 340 माइनस 30 310। अंडरस्टूड।
9th क्वेश्चन में F1 F2 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि दोनों ही सेम सुनाई देंगी क्योंकि वही सोर्स है, वही लिसनर है। आगे बचो। थर्टींथ क्वेश्चन बच्चों, इक्वेशन से देखो कि एट x इक्वल टू 0 हाउ मेनी टाइम्स y1 प्लस y2 इज 0। तो y1 प्लस y2 बन क्या गया, आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें x को 0 डाल दो, तो ये वो आपका क्या बन गया, a cos 100 पाई t प्लस a cos 92 पाई t। इसमें cos c प्लस cos d लगा दो और फिर देखो कि वो एक्सप्रेशन कब कब 0 हो रहा है। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टाइम आते हैं। तो थोड़ा ध्यान बस ये रखना है कि दो टर्म्स बनेंगी आपकी, जब cos c प्लस cos d लगाओगे तो दो टर्म्स बनेंगी ना, तो दोनों में चेक करना पड़ेगा आपको कि कौन सी कब कब 0 हो रही है। ट्वेंटी तो मैंने पहले गए थे ना, पिछली बार तो मैंने ये कह दिया था कि कंप्लीट कर लो 3B, नहीं क्या? ओके चलो, जिन्होंने नहीं भी किया मतलब ना, मतलब एक दो कंसेप्ट्स हैं जो समझ लो, जो मतलब हो सकता है आप ट्राई भी करो तो भी ना हो। अब जैसे जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, तो ये बच्चों जैसे जो हम रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो क्या होता है उसमें, जैसे हम ये कहते हैं कि जब तो रेजोनेंस हो गई, मतलब फोर्क की फ्रीक्वेंसी और आपकी ट्यूब की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो मैंने आपको क्या बताया था रेजोनेंस का क्या मतलब होता है, कि लार्ज साउंड होती है ना। लेकिन अब मान लो ऐसा हो जाए, जैसे लेट से अगर हमें केस लें कि भाई मैंने एक ट्यूब ली, अब यहां जो फोर्क लगाया हुआ है वो फोर्क है, फॉर अ मिनट लेट से कि वो फोर्क है 100 हर्ट्ज का, ठीक है। और ये जो ट्यूब है लेट से कि इसकी जो फंडामेंटल इसकी जो फ्रीक्वेंसी बनती है फंडामेंटल, लेट से ये क्लोज्ड है, तो मान लो जो इसकी फंडामेंटल बनती है वो 40 बनती है, ठीक है, मान लो ऐसी वैल्यूज हैं। तो बच्चों इस केस में ट्यूब के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज सेटअप होंगी वो कैसी होंगी, 40 80 120, नहीं सॉरी ऑड होती हैं, तो 40 120 200 ये वाली होंगी, कभी भी 100 नहीं हो सकती ना। मतलब इस केस में बच्चों कभी रेजोनेंस नहीं आ सकती, राइट। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है बच्चों, कि अगर रेजोनेंस नहीं आएगी तो आपको लार्ज साउंड तो नहीं सुनाई देगी पक्का, ठीक है। और ऐसे केस में जो पाइप होती है उसके अंदर ना फिर बहुत सारी मल्टीपल फ्रीक्वेंसी सेटअप हो जाती है, मतलब फिर कोई सिंगल नहीं होती,
एक कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाता है जिसमें कि मल्टीपल मोड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर तो रेजोनेंस है फिर तो सिर्फ वही वाली होगी। मान लो मैंने यहां फंडामेंटल लेट से 100 ली होती, फिर तो रेजोनेंस ही हो जाती, फिर तो फंडामेंटल रहती, सिर्फ वही होती और उस पर लार्ज साउंड सुनाई देती। बट अगर रेजोनेंस नहीं होती बच्चों, तब एक तो लार्ज साउंड सुनाई ही नहीं देगी, और जो मतलब पाइप के अंदर फिर हम ना ये बता नहीं सकते कि कौन सा मोड होगा, उसके अंदर मल्टीपल मोड्स होते हैं। मतलब हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते थे कि n इक्वल टू 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा या क्या होगा। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि मल्टीपल मोड्स होंगे, उसका कॉम्बिनेशन होगा। ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो मतलब जो आपको राइट कॉलम में जो टी ऑप्शन दी हुई है ना, वो उस केस के लिए दी हुई है जब रेजोनेंस नहीं पॉसिबल। तो मतलब इन अदर वर्ड्स आप ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि पी और टी ऑप्शंस जो हैं वो इकट्ठे ही आएंगे। ये बात समझ आई बच्चों? ठीक है, रेजोनेंस है तो सिंगल मोड और उस पर वैलेंट साउंड, अगर रेजोनेंस नहीं है तो मल्टीपल मोड्स और उस पर मॉडरेट। हाँ बच्चों बोलो, क्लियर? ये लार्ज साउंड का ना मतलब वो वही जो मैंने आपको बताया था कि वो हम 12th में करते हैं कि ऐसा क्या हो जाता है जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो लार्ज साउंड क्यों आती है। वो पूरी मैथ्स है उसकी। अच्छा, एक बच्चों ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, अ, इसमें ना आपको मतलब सिचुएशन तो स्टैंडर्ड सी है। इसमें आपको वेवलेंथ पूछी होगी कई जगह। तो हम बच्चों जैसे अपरेंट फ्रीक्वेंसी तो निकालते ही हैं अलग अलग जगह, तो अपरेंट वेवलेंथ का बच्चों फॉर्मूला ये बन जाता है वीरेल अपॉन एफ एपरेंट। मतलब नॉर्मली तो हम वी बाय एफ लिखते हैं, बस अब जब एपरेंट है तो वी रेल अपॉन एफ एपरेंट बन जाता है। ठीक है, तो वो यूज करके बस आपका ये जो फोर्थ है मैट्रिक्स वो हो जाएगा। हाँ, वी रेल इज स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ओके, और बच्चों कोई डाउट? ये जो इंटीजर का सेकंड है, इसको आपने ना एरर से करना है बच्चों, तो आंसर एग्जैक्ट आएगा। इसमें दो कंसेप्ट यूज होंगे आपके, एक तो एरर यूज होगा और दूसरा बस वो कि जब आपने वायर का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी लेंथ चेंज हो गई, तो डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, एग्जैक्ट मत निकालने बैठ जाना फिर गलत आ जाएगा, एरर से करोगे तो बिल्कुल सही आएगा।
मैट्रिक्स मैच में जो सेकंड है बच्चों, इसकी बी ऑप्शन, तो कॉस समथिंग इनटू साइन समथिंग, इसमें एकदम आप जल्दी से आपको ऐसा लगेगा कि स्टैंडिंग वेव है, बट क्या ये स्टैंडिंग वेव है बच्चों? ना, स्टैंडिंग में तो क्या होता है ना कि एक में सिर्फ एक्स आता है और दूसरे में टी आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर आप वो रिलेशन लगाओगे 2 sin a cos b वाला, तो वो 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी होता है। तो आप वो लगाओगे तो उससे देखोगे कि क्या बन रहा है। तो मेरे ख्याल तो वो जब ऐड करोगे आप तो वो 2 ट्रैवलिंग वेव्स बन जाएंगी बस। सही कह रहा हूं मैं? बट होगा क्या कि उन 2 ट्रैवलिंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग आएगी। तो एक तरीके से आपका क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा ना कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग इन, मतलब सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो वो क्या होता है, वो बीट्स बन जाएगा, है ना? नहीं, क्यों नहीं हमें मार्क करना चाहिए, मतलब क्योंकि मतलब वो ट्रैवलिंग वेव्स का कॉम्बिनेशन है ना? हाँ वैसे तो ठीक है तो ट्रैवलिंग वेव ही फाइनली। बिल्कुल बच्चों, क्यों भी करना चाहिए हमें मार्क बी के साथ। मतलब बीट्स के अंदर होती तो ट्रैवलिंग वेव ही है ना बच्चों। इसी लॉजिक से डी के साथ भी क्यू और ऐसा है। आया समझ बच्चों ये? ओके, और कोई डाउट बच्चों? ये 7th क्वेश्चन, ये पिछली बार समझाया था ना मैंने, आपने बस 2 सोर्सेज की फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई हैं, तो मतलब एक सोर्स की इक्वेशन क्या हुई, 2 पाई इंटू 256t, दूसरे की हो गई a साइन 2 पाई इंटू 260t। तो फेज डिफरेंस क्या है, इन दोनों को माइनस करो, 2 पाई इंटू 4t, तो इसमें t को पुट कर दो। अंडरस्टूड?
लिख लो, x भी लिख लो, वो तो आप kx माइनस ओमेगा टी लिखोगे, तो जब माइनस ही करना है तो x वाली टर्म तो कट ही जाएगी ना। हाँ जी, तो बचा एक क्वेश्चन, वो एनर्जी वाला, वो कहाँ पे है, मल्टीपल में था। ऐसा करो बच्चों, ये एनर्जी वाली चीज वहां पे लिख ही लो, जो आप पहले, जो मैंने आपका एंड में लिखवाया था। जैसे बच्चों हम मान लो एक ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन मानते हैं, अब मैं इसमें किसी भी x पे बच्चों अगर एक छोटा सा एलिमेंट लूं जिसकी थिकनेस dx हो गई, और मान लो वेव की इक्वेशन मेरी स्टैंडर्ड y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी है। तो जैसे हम कहते हैं, हम ये कहते हैं कि वेव मोशन में हर पार्टिकल SHM करता है। SHM में एनर्जी क्या होती है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होती है बच्चों। ठीक है, तो ये जो छोटा सा पार्ट है, अगर मैं इसके मास की बात करूं तो इसका मास हो जाएगा लैम्डा dx, वेयर लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, या म्यू dx, म्यू यूज कर लेते हैं, पहले भी म्यू यूज किया था।
ठीक है, तो मतलब वो जो छोटे से पार्ट की एनर्जी है dx की, वो क्या हो गई, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और dx मास का मास, उसका मास क्या हो गया, म्यू dx। बच्चों एक्सप्रेशन समझ आ रहा है? ठीक है, तो बस अब टोटल एनर्जी क्या हो गई, इसका इंटीग्रल हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर dx। अब हमें कहा है एक साइकिल, तो मतलब x की लिमिट्स क्या होंगी, लैम्डा तक। तो ये बन गया हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा। क्लियर हो गया बच्चे? मतलब अगर आप देखो तो इंटीग्रेशन भी जबरदस्ती की है, बहुत ही आसान था। मतलब आप सोचो कि एस एच एम वाला ही एक्सप्रेशन है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, उसमें एक तरह से m को क्या पुट कर दिया, मास ऑफ स्ट्रिंग। मास ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गया एक साइकिल के लिए, मास पर यूनिट लेंथ इनटू द वेवलेंथ। क्लियर बच्चों? देखना एक बार इसमें आंसर आता है। हाँ बच्चों, आ रहा है इसमें आंसर। ओमेगा तो वही 2 पाई एफ या टी का कोफिशिएंट। अच्छा, और वैसे इक्वेशन बनाने के लिए देखो बच्चों क्या करना है, आपको कहा है कि पार्टिकल p इज ऑब्जर्व मूविंग अप विद वेलोसिटी 20√3 सेंटीमीटर पर सेकंड, टेंजेंट एट p मेक्स एन एंगल 60। ओके, तो एक हमने एक्सप्रेशन किया था बच्चों, आपको याद होगा, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप, है ना। तो स्लोप पॉजिटिव है, पार्टिकल वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वेव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए,
ये एक्सप्रेशन था ना बच्चों, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। अब आपकी पार्टिकल वेलोसिटी इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, तो वेव वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी ना, और उसकी वैल्यू ही निकल आई इनफैक्ट जो इनफैक्ट डेटा गिवन है। तो इसका मतलब आपकी ए और बी ऑप्शन तो बच्चों एलिमिनेट ही हो गई। राइट, तो अब आपको पता है कि इक्वेशन कैसी होनी है, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, इस टाइप की होनी है, जहाँ पे अब आपको a पता चल गया क्लियरली 4 mm है, आपको k दिख रहा है, k कितना है बच्चों, सॉरी लैम्डा कितना है ग्राफ से। ये ना थोड़ा सा ग्राफ की शेप बच्चों मतलब थोड़ी डिस्टॉर्टेड सी दी हुई है, उसको साइनसॉइडली मानना है बस प्रॉपर। तो लैम्डा कितना हुआ ग्राफ से बच्चों, 4 हो गया। तो इफ लैम्डा इज 4 तो आपका k निकला पाई पाई बाय 2। वेव वेलोसिटी तो आई गई थी, उससे आपका ओमेगा निकला, एम्पलीट्यूड तो दिख ही रहा है 4 mm में। एक आपको ये दिख रहा है कि t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 2√2 है, तो उससे 5 निकल आएगा। सो आई बिलीव डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही होगी इसको ना। ओके, तो फिर एनर्जी निकाली बच्चों, ये आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, तो एनर्जी की वैल्यू कुछ और आती है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻³ आती है शायद, है ना। तो मतलब सी नहीं आएगा आंसर, सिर्फ डी ही है। राइट बच्चों, ओके सो दिस इज डन बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्लास में आई विल बी डिस्कसिंग, बस हमारा एक ही पार्ट बचा है, थर्मो एक्सरसाइज 2, ठीक है। और एक बच्चों आपको ख्याल है जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, वो पता नहीं वर्क एनर्जी में, पता नहीं मोमेंटम में, टफ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, सबको याद तो आ ही गए होंगे वो। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, तो आप मतलब एक बार उनको दोबारा एक बार ट्राई करके आना जरूर, ठीक है। हाँ एक मैंने आपका थर्मो का टेस्ट लेना था, वो मैं आपको मैसेज करूंगा, ठीक है, थर्मो टेस्ट का। एंड मैं आपको इसका भी आई शॉर्टली सेंड यू द शेड्यूल, जो आपके एडवांस टेस्ट का शेड्यूल, मतलब मैं आपको बेसिकली पूरा ही रिवीजन शेड्यूल ही भेजूंगा।
बच्चों आप लोगों का आपके स्कूल एग्जाम्स का कुछ पता चला किसी को कि कब से कब है? कल से है, वाह। जिनको पता है वो बताना मुझे बच्चों, कब एंड हो रहे हैं ये बताओ मेरे को बेसिकली। ओके ठीक है। हाँ वही होगा, फेब एंड मिड मार्च तक आपके खत्म होंगे। हाँ आई एम वेरी श्योर कुछ स्कूल तो ले ही नहीं रहे होंगे, बहुत सही है। बच्चों भाई सॉलिड्स फ्लूइड्स तो मैंने आपको नेक्स्ट वीक का मतलब नेक्स्ट क्लास का बता दिया आपको। अपनी बच्चों सॉलिड्स फ्लूइड्स की भी 3B बची हुई है क्या? तो नेक्स्ट क्लास में वो भी डिस्कस कर लूँ मैं फिर, सॉलिड्स की 3B। मतलब कर तो रखी होगी अब आपने। ये मतलब बिल्कुल नहीं हुई हुई या कुछ पार्ट रहता है इसका? अच्छा चलो, इसको बच्चों भी नेक्स्ट क्लास के लिए नहीं रखते ये, मतलब उससे नेक्स्ट क्लास तक, मतलब जो भी नेक्स्ट वीक में क्लास होएगी उसमें मतलब ये सॉलिड्स फ्लूइड्स की 2 और 3 भी दोनों में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। बाय बच्चों।